आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं जनार्दन दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल E2 एजुकेशन ग्रुप में। साथियों, एक बहुत बड़ा अंतर हो गया है, बहुत बड़ा अंतराल हो गया है जब से हमने वीडियोज़ नहीं बनाई। हमारा और आपका कोई कनेक्शन नहीं रह गया है, लेकिन अब प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ आप तक पहुँचा पाऊँ और अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूँ। इतने दिनों का अंतराल हो गया है, कहाँ से छूटा था, कहाँ से मैंने आपको छोड़ा था, किस विषय पर बात कर रहे थे, तो ये सब बातें अभी मेरे दिमाग से भी नहीं हैं और मैं अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं था कि मैं आपकी क्लास को आज कंटिन्यू करूं। लेकिन जैसे ही समय मिला मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना चल करके थोड़ा सा बात करते हैं और कुछ चीज़ों पर बात करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ी हुई हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या क्या उनमें से महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी थी जो आप छोड़ रहे हैं, ज़रा देखते हैं। आप भी उसको ज़रा जांचिएगा कि आप कितना खरे उतर रहे हैं जितना तक अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में प्रश्न जहां से लगातार पूछे जाते रहते हैं। पिछली परीक्षाएं जो भी हुई हैं उनमें प्रश्न आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो मेन बात यह है कि अब हमारा जो क्रम ये शुरू हुआ है ये लगातार चलता रहेगा। अब इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और अपनी तरफ से मैं प्रयास करूंगा कि ऐसी कोई भी समस्या दोबारा से ना आए कि हमारे और आपके बीच इतना लंबा एक अंतराल बन जाए। तो साथियों, हमने अपने वीडियोज़ के माध्यम से हमने हिंदी व्याकरण में हिंदी जो पढ़ रहे थे उसमें वर्णमाला और समास दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक वर्णमाला था जिसको तो हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे आप देखिएगा वीडियो की जो पुनर्परीक्षा हुई है, हमारे द्वारा बताए गए आपको जो भी बिंदु बताए गए ठीक उसी प्रकार से आपको उसमें प्रश्न मिले होंगे। जितना उदाहरण मैंने आपको बताया उन्हीं उदाहरणों में से वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। और मैं आपसे दावा करता हूं कि सिर्फ एक परीक्षा नहीं, जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन होएगा आपके वर्णमाला में या आने वाले सीरीज इस श्रृंखला में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सब में इसके अंदर से ही सारे प्रश्न आ जाएंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान को ज्ञात करने के लिए कैसे हम पता करते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है, अगर किसी ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इस परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसने सटीक उत्तर दे दिया होगा, क्योंकि अब प्रश्न पूछने का तरीका एग्जामिनर का बहुत हद तक बदल चुका है। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला का तो संपूर्ण टॉपिक हम पढ़ चुके थे, पूरे वीडियोज पढ़ चुके थे। हम समास पे बात करते हैं थोड़ी सी, और समास हमारा छूटा भी है और जितना कि मुझे याद है हमने शायद तत्पुरुष समास खत्म किया था और कर्मधारय समास के एक पद पढ़ पाए या दो पद पढ़ पाए थे। तो अब हम अगले दिन से कर्मधारय समास को आगे बढ़ाएंगे और भी आपके लिए बहुत सी नई चीज़ें अब मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें से आपको भूगोल या जीएस का जो टॉपिक कहते हैं उसके भी कुछ अंश आपको वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे, या तो मेरे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा आपको वो बताए जाएंगे। तो समास की जब बात कर रही थी हमने, तो पहले आपसे कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ से प्रश्न सिर्फ समास में नहीं है, कहीं और भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि समास से ही एक आपका प्रश्न बनता है, समास से ही एक प्रश्न बनता है कि इसका विलोम या विपरीत क्या शब्द होता है, समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। ये सिर्फ समास में ही काम नहीं आएगा, जब भी आप इसको पढ़ेंगे अगर शब्द विलोम में अगर प्रश्न आ जाए तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि समास का विलोम क्या होगा या व्यास का विलोम क्या होगा। इसी तरह हमने समास के जो शब्द था तो इसका विग्रह किया था, तो बताया था इसमें कौन सी उपसर्ग क्या था, तो सम उपसर्ग लगा था और सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु के साथ में मिलकर समास शब्द जो था आपका, समास का जो पद था ये सामने आया था। कुल मिला के ये याद रखना, सम उपसर्ग किसमें मिलता है, तो समास में जो उपसर्ग लगा होता है उसे सम उपसर्ग कहते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ प्रमुख उदाहरण ऐसे हैं जो मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं आपको कितना, कहां तक आपने उनको समझा है, कहां तक आपने उनको याद कर पाया है। एक मैंने उदाहरण आपको समास का नाम बताऊं तो अव्ययी भाव समास बताया था, पहले नंबर पे बताया था समास अव्ययी भाव, और इसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान क्यों होता है, ये याद कैसे रखना जाए, क्या अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, इसको कैसे दिमाग में रखा जाए। तो छोटा आ जो होता है वर्णमाला में सबसे
पहले नंबर पर आता है। तो अगर वर्णमाला में छोटा आ सबसे पहले नंबर पे आ रहा तो ये छोटा आ जिस समास के नाम के आगे लग जाएगा वो जो समास होएगा वो समास का पद जो होगा प्रथम पद ही उसमें प्रधान रहेगा। आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये एक तरीका है, ये कोई विधि या सूत्र नहीं है, ऐसे आप इसको सहजता और सरलता से याद कर सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास में आपको पता था आगे अव्यय पद या उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। 3 तरह के इसमें प्रश्न मिले थे। चलिए मैं प्रश्नों पर ही आ जाता हूं सीधे। मैंने आपको 2 उदाहरण बताए थे। एक उदाहरण बताया था आजानुबाहु, आजानुबाहु, और दूसरा उदाहरण इसी में मिला था अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। अब बताइए अपाद मस्तक और आजानुबाहु अगर पूछ लिया जाए आपको विकल्प देकर और विकल्प में ये दोनों शब्द हों और उसमें पूछा जाए निम्नलिखित में से किन शब्दों में किस पद में अव्ययी भाव समास है और आपको विकल्प में आजानुबाहु और अपाद मस्तक दोनों विकल्प मिलते हो तो किसको टिक करा जाएगा। तो आपको साथियों बताता चलूं कि अपाद हमेशा जो अव्ययी भाव समास में जब अव्यय निकालते हैं तो अव्यय किसी भी शब्द के आगे जुड़ा होता है। तो आप देखिए कि आजानुबाहु में बड़ा आ, पहली बात तो यहाँ पे उपसर्ग या अव्यय का कारण नहीं कर रहा है। आजानु का मतलब होता है घुटनों तक और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, अर्थात जिसकी भुजाओं की लंबाई इतनी हो कि वो उसके घुटने तक पहुंच जाए उस व्यक्ति को आजानुबाहु कहा जाता है। और अपाद मस्तक में आप देखेंगे तो पाद, मस्तक और आ 3 पद लग गए हैं। तो पाद और मस्तक के आगे लगा है आ, तो आ जो है यहाँ उपसर्ग का काम कर रहा है, इसलिए अपाद मस्तक में जो समास होएगा वो अव्ययी भाव समास होएगा। इसलिए अजानुबाहु में कोई भी समास नहीं मिलेगा, कोई भी क्या अव्ययी भाव समास तो विशेषता नहीं होएगा, लेकिन अपाद मस्तक जो होगा इसमें अव्ययी भाव समास पाया जाएगा। ये उदाहरण आप जो अव्ययी भाव समास का है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि अब अजानुबाहु और अपाद मस्तक दोनों ही पदों को एक साथ रख करके समास पूछ लिया जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पर यही थी, अव्ययी भाव में अजानुबाहु और अपाद मस्तक में आपको डाउट में नहीं रहना है। दूसरा जो प्रमुख समास है, अव्ययी भाव से तो प्रश्न आते ही आते हैं, लेकिन एक समास ऐसा है जो सबसे ज़्यादा दिमाग में समस्या उत्पन्न करता है और कहे तो सबसे ज़्यादा समस्यात्मक स्थिति प्रदर्शित करने वाला समास रहता है। उस समास को हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को देखते हैं अगर तत्पुरुष समास में मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे और कहा था उन उदाहरणों को आपको कंठस्थ करके रखना है, याद करके रखना है। वो कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो सकती है। जिसमें कुछ ऐसे उदाहरण थे बलि से संबंधित थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक काक बलि, नर बलि, काक बलि, नर बलि, पशु बलि, बलि पशु। बलि पशु, ये मैंने आपको 4 विकल्प बताए थे, काक बलि, नर बलि, पशु बलि, बलि पशु और एक और इसमें साथ में भूत बलि, भूत बलि। तो इनमें सभी में अगर आप समास ढूंढेंगे तो इनमें सब में तत्पुरुष समास होएगा। देखिए मैं आपको ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि समास की दृष्टि से ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है या मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर ये समास में से कोई आपको उदाहरण परीक्षा में मिले तो आप गलत ना करें। साथियों में सब में तत्पुरुष समास होएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपके धैर्य की, आपके विवेक की जरा सी परीक्षा लेने का प्रयास कर दिया तो आप यहाँ पे धोखा खा जाएंगे कि काक बलि का जब आप विग्रह करेंगे तो काक की बलि नहीं, काक के लिए बलि होती है। काक का मतलब कौवा होता है। जो बलि या जो खाना या जो भोजन आप कौवे के लिए निकाल के रखते हैं उसे काक बलि कहेंगे। तो इसमें काक और इनके बीच में जो पद आ रहा है के लिए है, और के लिए कौन से तत्पुरुष का होता है ये आप लोग खुद पता करेंगे, खुद लिखेंगे। इसी प्रकार से नरबलि जो होता है समास, नरबलि जो शब्द या पद है, नरबलि का जब हम विग्रह करेंगे तो नर की बलि होता है, नर के लिए बलि होता है। आप में से मुझे कोई बताए कि किसी के घर में आज तक ऐसा कहा गया कि लो ये खाना किसी नर के लिए निकाल के रख दो, वो खाना इस प्रकार से हो कि किसी पूजा पाठ के बाद निकाला गया हो। बलि उस भोजन को कहते हैं जो किसी
पूजा के दौरान आपने अक्सर पितृपक्ष में देखा होगा कि काक के लिए बलि निकालकर छत पर रख दी जाती है। क्या उस प्रकार से कभी आपके घर में किसी नर किसी व्यक्ति के लिए बलि निकाल के रखी गई? तो आपका उत्तर नहीं होगा। तो इसलिए नर के लिए कोई बलि नहीं होती है, नर की ही बलि होती है। और आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि पिछले समय में कुछ ऐसी और आधुनिक समय में भी कुछ ऐसे विशेष कबीले या कुटुंब कह लें या समुदाय कह लें जो आज भी नर की बलि देने की प्रथा को उनके यहाँ जारी है। तो नर की जो बलि दी जाती है, तो की अगर बीच में लग गया है तो की लगने के बाद में तत्पुरुष का कौन सा भेद होएगा ये आपको खुद जानना है। ठीक उसी प्रकार से पशु बलि होता है, तो पशु के लिए बलि होता है, पशु की बलि होता है। तो पशु के लिए जो भी भोजन होता है, उसके लिए जो खाना प्रयोग करते हैं, खाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, वहाँ चारा भूसा या बहुत सारे नाम लिए जाते हैं। लेकिन पशु के खाने के लिए कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि आज मैं शाम को गया तो पशु के लिए बलि लगा के आ गया। क्या पशु के लिए बलि लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती है। पशु के लिए चारा लगाया जाता है और वो पशु उसी चारा को खाकर अपनी क्षुधा को समाप्त करता है। तो पशु की बलि नहीं, पशु के लिए बलि नहीं, पशु की बलि होती है। और की लगने के बाद में तत्पुरुष का कौन सा अंग बनेगा ये आपको खुद जानना है। ठीक इसी तरह से अब पशु बलि, और यहाँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया, बलि पशु होता क्या है? परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो हम जल्दबाजी में पशु बलि और बलि पशु में ज़्यादा अंतर न करते हुए तुरंत विकल्प में टिक कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये जल्दबाजी हमारी अधीरता जो होती है ये समस्या का कारण बन जाती है। तो इसलिए पशु बलि का अगर हम उल्टा बलि पशु करेंगे तो बताइए बलि पशु का विग्रह क्या होगा? बलि का पशु या बलि के लिए पशु? तो इसको कहते हैं बलि का पशु। ऐसा पशु जिसकी बलि देनी हो, तो वहां पे भी तत्पुरुष समास का कौन सा अंग बनेगा आपको जानना है। ठीक इसी प्रकार भूत बलि की बात करी जाए, कब भूत की बलि दी जाती है, आप बताइए क्या भूत के लिए कोई बलि दी जाती है? जरा विचार करिए। कोई व्यक्ति हो जो भी आप वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, क्या वो बताएगा कि उसने कभी सुना हो कि आज हमारे घर में 4 डायनों की बलि दी गई या मेरे घर में 4 चुड़ैलों की बलि दी गई? कभी ऐसा नहीं होगा। बशर्ते इन डायन और चुड़ैलों के लिए कभी कभी नर की बलि जरूर दे दी जाती है। तो भूत की बलि नहीं होती है। भूत के लिए हम जो बलि निकाल के रखते हैं, जब किसी के ऊपर सो कॉल्ड चक्कर आ जाता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया है, और उस प्रेतात्मा के साया से बचने के लिए आपको 250 ग्राम बूंदी के लड्डू ले जाकर छत पे रखने हैं। रात में वो आएगी और उन लड्डुओं को खाकर तृप्त हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर से उसका साया हट जाएगा। ठीक उस प्रकार से जो लड्डू थे वो क्या थे? वो भूत बलि थी। वो ऐसी बलि थी जो आपने एक भूत के लिए निकाल कर रखी थी। तो भूत बलि ने, भूत की बलि नहीं, भूत के लिए बलि होती है, याद रखना। और के लिए जैसे ही लगेगा तो तत्पुरुष का कौन सा अंग होएगा ये आपको खुद जानना है। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण और बहुत ज़्यादा रहता जो आपको शंका में डालता है, और उसका उदाहरण है, मैंने आपसे लिखा विद्यालय। देखिए आप इसके जितने भी कंट्रोवर्शियल या शंका में डालने वाले उदाहरण मिलेंगे ये सारे तत्पुरुष में ही मिलेंगे। तत्पुरुष के अलावा बहुत कम जगह ऐसी मिलेगी जहां पर आपको ऐसे उदाहरण मिले जो आपको शंका में डालते हो। वो तत्पुरुष के ही उदाहरण मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा डाउट में डालेंगे, क्योंकि की के लिए कहाँ, किस लिए, कब लग जाए कुछ पता नहीं होता है। और जैसे ही कुछ इधर उधर लगेगा तो आपका 1 नंबर का चूना जरूर लग जाएगा। तो विद्यालय में हम देखते तो विद्या के लिए जो आलय होता है, हमें मालूम है शाला, आलय, घर कहीं लगा मिल जाए, गृह कहीं भी लगा मिल जाए तो वहां पर आंख बंद करके तत्पुरुष समास किया जा सकता है, बशर्ते आप उसका पहले विग्रह जानते हो। तो उसी जो हमने एक अपने दिमाग में अवधारणा बना ली है कि आलय, शाला, घर, गृह कहीं लग जाए वहां पर तत्पुरुष समास होता है। लेकिन ये भ्रम कैसे टूटेगा अभी मैं आपको दिखाता हूं कि विद्यालय है तो विद्या के लिए जो आलय होगा उसे विद्यालय कहेंगे, अच्छी बात है। तो इसमें तत्पुरुष का जो भेद होगा आपको जानना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं गौशालय, गौ का अर्थ हो गया गाय, और गाय के लिए जो आलय हो गया उसे कहा आपने गौशालय, और गाय के लिए आलय गौशालय हो गया। ठीक इसी प्रकार परीक्षा भवन, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, परीक्षा भवन। और दूसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसे हम कहते हैं कृषि भवन, कृषि भवन। अब बताइए परीक्षा भवन में कौन सा समास होएगा और कृषि भवन में कौन सा समास होएगा?
इतना भी मैं बता दूं आपको कि परीक्षा भवन और कृषि भवन दोनों मैं आपको बता चुका हूं जब मैं समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का प्रकरण लेकर चल रहा था। दोनों में तत्पुरुष समास मिलेगा, दोनों जो पद लिखे हैं दोनों में तत्पुरुष समास है, लेकिन उनके कौन कौन से पद हैं मैं आपको विग्रह करके बताऊंगा। बाकी उनके अंदर कौन सा समास है ये आपको खुद जानना है। परीक्षा भवन को जब आप विग्रह करेंगे तो परीक्षा के लिए भवन अर्थात ऐसा भवन जिसमें परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता हो, विद्यार्थी बैठकर परीक्षाएं देते हों, तो उसे क्या कहा जाएगा? परीक्षा भवन कहा जाएगा। और जब आप कृषि भवन के लिए करेंगे, कृषि भवन का विग्रह करेंगे, कृषि के लिए भवन अर्थात ऐसा भवन जिसमें कृषि की जाती हो उसे कृषि भवन कहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपके आसपास कौन सा ऐसा भवन है जहाँ कृषि की जाती है? कोई ऐसा भवन बताओ जहाँ पे कृषि की जाती है। हमने तो अभी तक सिर्फ इतना सुना था कि खेतों में कृषि होती है, गेहूँ चावल गल्ला जो भी। अब बहुत से लोग इसमें आएंगे वो ये बताएंगे रूफ वाला जो होता है, छत पे कृषि कर लेते हैं लोग, और जो कुछ लोग किचन में कर लेते हैं, किचन हार्वेस्टिंग। उन बातों को नहीं, एक जो पद्धति होती है कृषि करने की, खेती करने की, जो प्रक्रिया होती है, ऐसा कोई भवन बता दो जिस भवन के अंदर उस प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि की जाती हो। तो साथियों कृषि भवन के लिए आप जानेंगे कृषि के लिए कोई भवन नहीं होता है। हाँ, जो कृषि भवन होता है कृषि संबंधी जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए जिस भवन का निर्माण किया जाता है उसे कृषि भवन कहते हैं। तो यहाँ पे कृषि संबंधी कार्यों को करने के लिए भवन। अब इतना बड़ा पद एक आ रहा है बीच में और उसका लोप होने के बाद में जो आपको समास मिल रहा है सामने कृषि भवन के रूप में एक पूरा पद मिला, तो आपको जानना है कि यहाँ पे कौन सा समास होगा, लुप्त कारक चिन्ह या लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। मैंने आपको तत्पुरुष समास बताते समय इसको बहुत ही बारीक तरह से समझाया था और ये दोबारा इनका रिवीजन इसलिए है क्योंकि हमें अपनी कक्षा की कंटिन्यूटी रखनी है, निरंतरता लानी है। आपको पिछले विषय से जोड़ के रखना है कि हमने कहाँ पर छोड़ा था और आपका एक इवेल्युएशन हो जाएगा कि आप कहाँ तक इसको समझ पाए हैं। इसी प्रकार ये सारे उदाहरण ऐसे उदाहरण हैं जो कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं, किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। कोई इनका ग्रेड और इनका कोई स्तर निर्धारित नहीं है और ये बहुत ही शंका में डालने वाले उदाहरण हैं और इनसे ज़्यादा अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल पाएगा। चलिए, इनकी तो बात हो गई, अब कुछ और विषयों पर बात कर लेते हैं। जैसे और प्रमुख उदाहरण जो अक्सर हमको समस्या में डाल देते हैं और हम ये सोचते रह जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास होएगा। हमने आपको एक चीज बताई थी अव्ययी भाव समास में। अगर मैं चलिए पूछ लेता हूं सीधे सीधे, मारा मारी, एक तो मारा मारी, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। दूसरा एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और एक मैंने और यहां पद लिखा प्रत्येक। चलिए बताएंगे प्रतिनियुक्ति और प्रत्येक में कौन कौन से समास हैं। देखिए दोनों के आगे प्रति उपसर्ग है। बहुत से हमारे साथी ऐसे होंगे उन्होंने तुरंत इसमें अव्ययी भाव समास बता दिया होगा, जबकि प्रत्येक को जब आप तोड़ते हैं तो प्रति प्लस एक मिलता है, इसमें संधि बनती है। तो जब हम संधि वाला प्रकरण पढ़ेंगे तब प्रत्येक को प्रति प्लस एक कैसे बनाइए जानेंगे। अभी के लिए इतना जरूरी है कि आप ये जानो प्रत्येक को जब भी हम तोड़ते हैं तो ये प्रति प्लस एक में बट जाता है। तो साथियों प्रतिनियुक्ति क्या होती है, पहले प्रत्येक का उदाहरण देखिए, प्रत्येक का अर्थ समझिए। प्रति एक, अगर मैं कहूँ प्रत्येक व्यक्ति को एक एक टॉफी इनाम में दी जाएगी, तो अगर यहाँ पर 4 लोग बैठाल दिए, 1 2 3 और 4, अर्थात इस व्यक्ति को भी एक टॉफी मिल जाएगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। अर्थात यहाँ पर उपस्थित उस प्रांगण में उस स्थान पर उपस्थित हर व्यक्ति को पुरस्कार में एक टॉफी का वितरण किया जाएगा। तो वहां पर तो हो गई प्रत्येक शब्द की परिभाषा या उसको आपने समझा। लेकिन प्रतिनियुक्ति क्या होता है कि प्रतिनियुक्ति हर एक नियुक्ति, यहां पर प्रति उपसर्ग के रूप में काम नहीं करेगा। यहां प्रतिनियुक्ति का अर्थ निकलेगा नियुक्ति के बदले में दी जाने वाली नियुक्ति। तो इसमें
प्रतिनियुक्ति में कोई भी समास नहीं है, जबकि प्रति एक में अव्ययी भाव समास होता है। हम बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि प्रतिनियुक्ति में प्रति लगा देख करके यहाँ पर अव्ययी भाव समास पे टिक कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत होता है। प्रति एक में जब प्रति प्लस एक में तोड़ते हैं तब हमें प्रति उपसर्ग के रूप में मिलता है। और दूसरी एक चीज और यहाँ समझने वाली है कि प्रति और नियुक्ति में यहाँ संयोग हुआ है। प्रति बिल्कुल अलग लिखा है, स्वच्छंद रूप से लिखा है, और प्रति में नियुक्ति बिल्कुल अलग लिखा है। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। और प्रत्येक में देखिए वो चीज़ थोड़ी सी हटके दिखाई दे रही होगी, ये ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो नियुक्ति के बदले में जो नियुक्ति प्रदान की जाती है उसे प्रतिनियुक्ति कहते हैं। आपने बहुत सारे इश्तेहार देखे होंगे, बहुत सारे विज्ञप्तियां देखी जिसमें लिखी होगी इनकी प्रतिनियुक्ति इस पद से उस पद पे कर दी गई, अर्थात इस पद के बदले में उन्हें कोई दूसरा पद दे दिया गया और इसे कहा गया प्रतिनियुक्ति। तो प्रतिनियुक्ति में कभी भी अब दोबारा डाउट में मत रहना कि प्रतिनियुक्ति और प्रति एक में कौन सा समास होएगा। तो प्रत्येक में अव्ययी भाव समास बनेगा और प्रतिनियुक्ति में कोई भी समास नहीं बनेगा। प्रतिनियुक्ति और प्रति एक में हमें ध्यान रखना है कि प्रति एक में अव्ययी भाव समास होता है और प्रतिनियुक्ति में कोई समास नहीं होता है। तो हमने देखा समास से जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि मैंने ये उदाहरण लिखे थे कि प्रतिनियुक्ति, एक बार फिर से लिख लेते हैं, प्रतिनियुक्ति और प्रत्येक, प्रतिनियुक्ति और प्रत्येक, इन दोनों में आखिर ऐसे कैसे पता चलेगा कि प्रतिनियुक्ति में अव्ययी भाव समास बनेगा और प्रतिनियुक्ति में कोई समास नहीं बनेगा। इसके लिए हमने आपको बार बार बताया है कि समास को जानने से पहले उसका विग्रह करना जरूरी है। विग्रह करिए। प्रतिनियुक्ति में विग्रह करने के बाद क्या अर्थ निकल रहा है। प्रति एक का अर्थ तो हर एक निकल रहा है और प्रति उपसर्ग का अर्थ ही हर होता है। प्रत्येक का मतलब हर एक को, प्रतिघर का मतलब हर घर को, प्रत्याहार हो जाता है। और बहुत सारे आपको जहाँ प्रति उपसर्ग लगा मिल रहा है उसका अर्थ ही हर से निकलेगा। लेकिन प्रतिनियुक्ति में अगर आप देखें हर नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पर आपको 10 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। नियुक्ति के बदले में जो नियुक्ति की जाती है उसे प्रतिनियुक्ति कहते हैं। तो आज हमने जाना तत्पुरुष समास, या हमने जो महत्वपूर्ण समास, जैसे तत्पुरुष समास ही एक ऐसा समास है जहां से आपको फंसाने के लिए, आपको शंका में डालने के लिए प्रश्न आते रहते हैं। तो हमने तत्पुरुष समास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर आज प्रकाश डाला। आगे हम जो कर्मधारय समास पढ़ रहे थे, कल से कर्मधारय समास से श्रृंखला से हम शुरुआत करेंगे और उसको फिर आगे बढ़ाते जाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो अंतर इस बार हुआ है इसको किसी तरह से भरा जाए और दोबारा से ऐसी स्थिति ना बने कि हम और आपके बीच में इतने दिनों का एक लंबा अंतराल बन जाए। तो कल से लगातार आपको अब वीडियो मिलना शुरू होंगे। उसमें अब हिंदी से शिक्षण शास्त्र के हों या कुछ ऐसे जो मैंने अपने पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाई थी प्रारंभ में, जिनको मैं आपके साथ साझा करूंगा इसी माध्यम से, जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत काम देने वाली होंगी। और मैं आपसे वादा करता हूं और मेरा आपसे दावा भी है कि ऐसा कुछ मैटर मैं आपको देने वाला हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जहां हम अपने पुराने छूटे हुए विषय पर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।